15 अप्रैल साल 1912 इस तारीख को कोई भी इंसान भुला नहीं सकता, क्योंकि इस दिन इतिहास की सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। टाइटैनिक, जो अपने ज़माने की सबसे बड़ी और मजबूत शिप थी, ऐसा माना जाता है कि यह शिप कभी भी डूब नहीं सकती थी। लेकिन टाइटैनिक के नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। यह शिप अपनी पहली यात्रा को भी पूरा नहीं कर पाई और एक भीषण दुर्घटना का शिकार बनी। समुद्र में मौजूद एक छोटी सी बर्फ की चट्टान ने टाइटैनिक के सफ़र पर पूर्ण विराम लगा दिया। उस काली रात में अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच 3 घंटों तक टाइटैनिक पर मौत का ऐसा तांडव हुआ था कि जिसकी चीखें आज भी अटलांटिक महासागर में गूंज रही है। टाइटैनिक की उस दर्दनाक घटना को याद करके आज भी रूह कांप जाती है। जब टाइटैनिक जहाज़ समुद्र में डूब रहा था, उस समय टाइटैनिक में पानी इतनी तेज़ी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था कि टाइटैनिक अपने आखिरी पलों में समुद्र में सीधा खड़ा हो गया। लेकिन टाइटन एक इतना भारी जहाज़ था कि यह मजबूत होने के बावजूद भी बीच से टूट गया और 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र की गोद में समा गया। जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था, उस समय टाइटैनिक पर 2200 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिनमें बूढ़े, बच्चे, जवान सब थे। करीब 1500 से ज़्यादा लोग टाइटैनिक के साथ समुद्र में डूबकर मारे गए। जिस समय टाइटैनिक डूबा था, उस समय समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। टाइटैनिक के डूबने के करीब 30 मिनट बाद तक समुद्र लोगों की चीख से गूंज उठा था, लेकिन 30 मिनट बाद समुद्र में धीरे धीरे खामोशी छाने लगी। समुद्र का ठंडा पानी लोगों को मौत के शिकंजे में जकड़ने लगा और कुछ ही समय में अटलांटिक ओशियन कब्रिस्तान में बदल गया। दोस्तों, टाइटैनिक के साथ हुए इस हादसे को रोका जा सकता था और सभी लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती थी, अगर उस समय ये 6 गलतियां न की जाती। अगर यह 6 गलतियां ना होती तो आज टाइटैनिक उस हादसे की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सफलता की वजह से चर्चाओं में होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। 10 अप्रैल साल 1912 यह वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। और टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए बंदरगाह पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ना तो टाइटैनिक पर बैठे यात्री और ना ही टाइटैनिक को अलविदा कह रहे लाखों लोगों को यह पता था कि जिस जहाज़ को वह अलविदा कर रहे हैं, उसे बनाने में इतनी बड़ी गलती की गई है जो इस बड़े जहाज़ को पहले ही सफ़र में डुबो देगी। पहली गलती, जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ तो 2-3 दिन के बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। अक्सर समुद्र में गुजरने वाले जहाज़ों को कोई आइसबर्ग दिखाई देता है तो वह उसकी चेतावनी आसपास के जहाज़ों को रेडियो सिग्नल के द्वारा दे देते हैं, जिससे जो जहाज़ आइसबर्ग वाले रास्ते से गुजरने वाले हैं वो सतर्क हो जाएं। समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है। टाइटैनिक ने इन वार्निंग्स को ध्यान में रखकर अपने रास्ते को 2 बार बदला भी। 2 दिन के बाद यानी 14 अप्रैल को टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन टाइटैनिक का क्रू इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर देता है। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने इन वार्निंग्स के बारे में टाइटैनिक के कप्तान को भी बताया था, लेकिन कप्तान ने इन वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया और टाइटैनिक की रफ्तार को स्लो नहीं किया। अगर टाइटैनिक का कैप्टन इन वार्निंग पर ध्यान देकर टाइटैनिक को धीमी रफ्तार से चलाता या अपने रास्ते को थोड़ा सा बदलता तो शायद इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था। दूसरी गलती, जहाज़ के ऊपर इस जगह पर एक क्रूज नेस्ट होता है जिसमें 1 या 2 लोग बैठाया जाता है, जिससे वह जहाज़ के सामने आने वाली अड़च पर नज़र रख सके। टाइटैनिक पर इस क्रूज नेस्ट में बैठे व्यक्ति ने जब आइसबर्ग को देखा तो उसने तुरंत फ़ोन करके बताया सामने आइसबर्ग है। तो फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने इंजन रूम को संदेश भेजा कि जहाज़ के इंजन को रिवर्स में चलाओ। अगर आप टाइटैनिक के पिछले हिस्से टर्न को देखोगे तो इसमें 3 प्रोपेलर्स लगे, जिनमें से एक प्रोपेलर मिडिल में लगा है। बीच वाले प्रोपेलर के आगे इसे पतवार बोला जाता है। यह पतवार ही शिप को लेफ़्ट या राइट में मोड़ने का काम करती है, लेकिन यह पतवार तब और ज़्यादा अच्छे से काम करती है जब मिडिल वाला प्रोपेलर घूमता रहे। जब फर्स्ट ऑफिसर ने इंजन रूम को संदेश भेजा कि जहाज़ के इंजन को रिवर्स में चलाओ, तो इससे हुआ यह कि पहले तो जहाज़ के प्रोपेलर्स बंद हुए जो जहाज़ को आगे धकेल रहे थे। फिर कुछ ही सेकंड में साइड वाले प्रोपेलर्स रिवर्स में घूमना शुरू कर दिए, लेकिन पतवार की वजह से बीच वाला प्रोपेलर बंद ही रहा। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर शिप के इंजन को रिवर्स में चालू नहीं किया जाता तो यहाँ पर अपना काम एफिशिएंटली करती, जिससे टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने से पहले ही मोड़ा जा सकता था। तीसरी गलती,
कहना गलत नहीं होगा कि टाइटैनिक की तेज़ रफ्तार ने डुबो दिया। जब टाइटैनिक समुद्र पर दौड़ रहा था तब टाइटैनिक की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो टाइटैनिक जैसे विशालकाय और वजनी जहाज़ के लिए बहुत ज़्यादा थी। दरअसल टाइटैनिक के मालिक की ओर से जहाज़ के कप्तान को आदेश मिला था कि टाइटैनिक को फुल स्पीड पर चलाया जाए, जिससे टाइटैनिक अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी रफ्तार की वजह से भी जाना जाने लगा। इस वजह से टाइटैनिक का क्रूफरी रफ्तार से शिप को आगे ढकेल रहा था। इस ज़्यादा स्पीड की वजह से टाइटैनिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। शिप को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया था कि वह इस तरह के हाई प्रेशर को सहन कर पाए। नतीजा यह निकला कि आइसबर्ग की जानकारी मिलते ही जहाज़ को रफ्तार कम नहीं किया जा सका और टाइटैनिक आइसबर्ग से जा टकराया। इससे टाइटैनिक के स्ट्रक्चर पर डबल मार पड़ी। पहला तो टाइटैनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्पीड की वजह से पानी के दबाव को सहन कर ही रहा था और दूसरा आइसबर्ग के इम्पैक्ट ने टाइटैनिक में छेद कर दिया। अगर टाइटैनिक की रफ्तार कम होती तो शायद टाइटैनिक के क्रैक को रिएक्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता और शायद टाइटैनिक को बचा लिया जाता। चौथी गलती, टाइटैनिक पूरी रफ्तार से चल रहा था और टाइटैनिक के क्रू ने दूसरे जहाज़ों से मिलने वाली आइसबर्ग वार्निंग्स पर भी ध्यान नहीं दिया। टाइटैनिक बेखौफ आइसबर्ग की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद टाइटैनिक को अभी भी हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के क्रूज नेस्ट में दो बहादुर लोग बैठे थे जो समुद्र में आगे आने वाली हर एक अड़च पर नज़र रखे हुए थे। लेकिन दूर की अड़चन को देखने के लिए इनके पास एक चीज़ थी ही नहीं, वह दूरबीन। वास्तव में यह एक हैरान करने वाली बात थी कि इतना बड़ा आलीशान जहाज़, जिस प्रकार हर प्रकार की लग्जरी मौजूद थी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ दूरबीन जहाज़ पर मौजूद ही नहीं था। क्रूज नेस्ट में बैठे पहरेदार ने आइसबर्ग के बारे में इत्तला ज़रूर किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक टाइटैनिक आइसबर्ग के बहुत करीब पहुंच चुका था। शायद उस समय टाइटैनिक पर एक दूरबीन होती तो समय रहते उस आइसबर्ग को देखा जा सकता था और उस हादसे को टाला जा सकता था। पांचवी गलती, जब टाइटैनिक का मलबा मिला और उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया जा रहा था तब टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वह भी जानबूझकर। यह बात सच है कि अटलांटिक ओशियन में जगह जगह पर आइसबर्ग तैरते रहते हैं। इन सभी छोटी मोटी अड़चनों को भारी भरकम जहाज़ आराम से झेल लेते हैं और उस दिन जहाज़ के कप्तान स्मिथ ने उस आइसबर्ग से निपटने के लिए भरपूर प्रयास किया। टाइटैनिक की रफ्तार को कम करने के लिए इंजन को बंद करके रिवर्स में चालू किया और टाइटैनिक के रुख को बदलने का भी प्रयास किया। इतने प्रयास करने के बावजूद भी जहाज़ आइसबर्ग से टकरा गया। हालांकि यह जहाज़ अभी भी बच सकता था अगर टाइटैनिक को बनाते समय यह गलती ना की जाती। तो जब टाइटैनिक के मलबे पर रिसर्च की गई तो पता चला इसको बनाते समय बड़ी बड़ी स्टील की प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की रिवेट्स को लगाया गया था। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि कास्ट आयरन का उपयोग करके यहाँ पर अब कंपनी कास्ट कटिंग करना चाहती थी जिससे उन्हें मुनाफा हो। अब चूँकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है तो जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो जिस जगह पर यह इम्पैक्ट हुआ उस जगह के रिवेट्स खुल गए, जिससे स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स पानी के प्रेशर की वजह से फट गई और टाइटैनिक में तेज़ी से पानी भरने लगा। अगर टाइटैनिक को बनाते समय कास्ट आयरन की वजह स्टील की रिवेट्स लगाई जाती तो शायद वह आइसबर्ग टाइटैनिक को इतनी क्षति नहीं पहुंचा पाता और टाइटैनिक डूबने से बच जाता। छठवीं गलती, शायद यह कहना गलत ही नहीं होगा कि टाइटैनिक पर गलतियों की एक चैन बन चुकी थी और इतनी गलतियों के बाद टाइटैनिक को डूबना ही था। टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो यह जहाज़ डूब नहीं सकता था, लेकिन यह इस जहाज़ की बदकिस्मती थी कि इसके 16 में से 6 कंपार्टमेंट में पानी से भर गए, जिसका मतलब साफ था कि अब इस जहाज़ को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। जहाज़ धीरे धीरे समुद्र में डूबता रहा और पानी जहाज़ के ऊपर से बहने लगा। इस जहाज़ को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। इतना समय था कि जहाज़ पर मौजूद हर एक पैसेंजर को बचाया जा सकता था, लेकिन जहाज़ पर पर्याप्त लाइफ बोट्स ही नहीं मौजूद थे। जहाज़ पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट थे, जिनमें से 1200 लोगों को ही बिठाया जा सकता था, लेकिन उस समय जहाज़ पर करीब 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। हर कोई लाइफ बोट्स में अपनी अपनी जगह बनाना चाहता था, लेकिन अफरा तफरी का माहौल इतना था कि लाइफ बोट्स को सिर्फ आधा ही भरा जा रहा था और उन्हें पानी में उतार दिया जा रहा था। जब रात के 2:50 पर जहाज़ से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया, उस समय अभी भी जहाज़ पर 1500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। लाइफ बोट्स में केवल उन्हीं लोगों को बिठाया
गया था जो ज़्यादा अमीर थे। जहाज़ बहुत तेज़ी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:08 पर एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे टाइटैनिक पर अंधेरा छा जाता है और जहाज़ 2 हिस्सों में टूटता है और समुद्र के हवाले हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मरने वालों लोगों की संख्या 1500 से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि जहाज़ पर बहुत से लोग बगैर टिकट के भी सवार हुए थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह आखिरी गलती ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इससे पहले कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक की सिस्टर शिप ओलंपिक का कैप्टन था और एक दिन ओलंपिक शिप इसी तरह की एक चट्टान से टकराकर डैमेज भी हुई थी, लेकिन ओलंपिक शिप उस हादसे को झेल गई। टाइटैनिक को भी सेम ओलंपिक की तरह ही बनाया गया और इसका प्रचार भी इसी तरह से किया गया था। यह जहाज़ कभी डूब नहीं सकती। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जहाज़ पर पर्याप्त लाइफ बोट्स रखने में तवज्जो नहीं दी गई, जिसका खामियाजा 1500 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा।